सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश हैं बेंजामिन एन कार्डोजो। उन्होंने कहा था, कानून का आखिरी मकसद समाज की भलाई है। और ये बात आज हम जिस मामले पर गौर कर रहे हैं उसके बिल्कुल केंद्र में है। नमस्कार, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही हालिया और काफी पेचीदा फैसले की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये मामला है के किरूबाकारण बनाम तमिलनाडु राज्य का। फैसला अभी कुछ ही दिन पहले आया है, 28 अक्टूबर 2025 को। और हाँ, हमारी सारी बातचीत सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दस्तावेज पर ही आधारित होगी। तो कहानी शुरू होती है एक सजा से। एक व्यक्ति को इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 366, हाँ, जिसमें वो अपहरण, शादी के लिए मजबूर करना, ये सब आता है। बिल्कुल। और साथ ही पॉक्सो एक्ट, POSO एक्ट की धारा 6, जो कि गंभीर यौन हमले से जुड़ी है। हाँ, तो इन धाराओं के तहत उसे दोषी पाया गया था। और सजा भी कोई कम नहीं थी। IPC के तहत 5 साल और पॉक्सो एक्ट के तहत पूरे 10 साल की सख्त जेल, कठोर कारावास जी। और मद्रास हाई कोर्ट ने भी 13 सितंबर 2021 को इस सजा और दोष सिद्धि को सही माना था। तो पहली नजर में मामला काफी सीधा लग रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में तो ये गंभीर अपराधों का एक स्पष्ट मामला ही लगता है। खासकर पॉक्सो एक्ट, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्ती से बनाया गया है। इसमें सजाएं गंभीर होती हैं और सबसे अहम बात, ऐसे अपराधों को आमतौर पर गैर समझौता योग्य माना जाता है, नॉन कंपाउंडेबल। अच्छा, गैर समझौता योग्य मतलब ये कि पीड़ित और आरोपी आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये जुर्म सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। कानून का मकसद बिल्कुल साफ है, बच्चों का संरक्षण और अपराधियों को सजा देना। बिल्कुल, कानून अपनी जगह सख्त है और शायद होना भी चाहिए। लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उलझा दिया। जब मामला हाई कोर्ट में अपील में चल रहा था, उसी दौरान मई 2021 में जिस व्यक्ति को सजा हुई थी, यानी अपीलकर्ता, उसने उसी पीड़ित लड़की से शादी कर ली। ओह, ये वाकई एक बड़ा और अप्रत्याशित घटनाक्रम था। कानून की नजर में दोषी व्यक्ति और पीड़ित का शादी कर लेना, वो भी तब जब मामला अदालत में हो, यह स्थिति को बहुत जटिल बना देता है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझी हुई मानवीय और कानूनी गुत्थी को आखिर कैसे सुलझाया, खासकर तब जब दोषी और पीड़ित की न सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि उनका एक बच्चा भी है। और तो और लड़की और उसके पिता दोनों ही अभी मामला खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कानून की सख्ती हर हाल में लागू होनी चाहिए, या फिर इंसानी रिश्तों और हालात की जो सच्चाई है उसे भी देखना जरूरी है। हम देखेंगे कि कोर्ट ने इस संतुलन को साधने के लिए अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। तो चलिए शुरू से देखते हैं। सजा तय हुई थी IPC 366 में 5 साल और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 10 साल सख्त कैद। ये दिखाता है कि निचली अदालतों ने मामले को कितनी गंभीरता से लिया था। हाँ, और ये गंभीरता बिल्कुल जायज भी है। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य ही बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और ये बहुत संवेदनशील मामला होता है। इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मामलों में नरमी की गुंजाइश बहुत बहुत कम होती है। समाज में कड़ा संदेश देना भी जरूरी होता है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसे ही कानून की भाषा में निवारण कहते हैं, डेटरेंस यानी दूसरों को ऐसा अपराध करने से रोकना। बिल्कुल। लेकिन फिर वो शादी हुई मई 2021 में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस नई परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण TNSLSA, ये एक तरह की सरकारी कानूनी सहायता संस्था है जी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हाँ, तो उनको जांच करने को कहा, पता लगाने को कि क्या ये शादी सचमुच हुई है और अब उन दोनों की स्थिति क्या है। और TNSLSA की रिपोर्ट ने मामले को एक और नया मोड़ दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि हाँ, दोनों की शादी हुई है, उनका एक बच्चा भी है जो 1 साल से कम का है, और वो ये शब्द महत्वपूर्ण है, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित लड़की जो अब कानूनी तौर पर अपीलकर्ता की पत्नी थी, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा एफिडेविट दायर किया। अच्छा? हाँ, एक लिखित बयान, शपथ लेकर। उसमें उसने कहा कि वो अपने पति पर निर्भर है और वो उसके और अपने बच्चे के साथ एक शांत सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। उसने साफ साफ कहा कि वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये हलफनामा और जैसा आपने बताया इसके साथ ही पीड़ित के पिता का बयान, ये बहुत अहम हो गया।
याद रखिए, पिता ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करवाई थी। हाँ, वही मूल शिकायतकर्ता थे। जी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लिया और तमिल में कहा, जिसे एक सीनियर वकील ने कोर्ट के लिए ट्रांसलेट किया कि उन्हें भी अब ये केस खत्म करने में कोई एतराज नहीं है। सोचिए, जिस परिवार ने न्याय के लिए लड़ाई शुरू की थी, वो अब कह रहा है कि केस बंद कर दो। तो अब कोर्ट के सामने तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी, है ना? बिल्कुल। एक तरफ पॉक्सो जैसा सख्त कानून जो समझौते की इजाजत नहीं देता और जिसमें गंभीर सजा तय है, दूसरी तरफ एक जीती जागती मानवीय स्थिति। लड़की बालिग हो चुकी थी, शादी के समय वो बालिग थी, ये बात फैसले से साफ है। हालांकि अपराध के समय नाबालिग थी, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था, और वो खुद और उसके पिता केस खत्म करना चाहते थे। तो कोर्ट के सामने सवाल था, क्या कानून के अक्षरशः पालन के लिए इस परिवार को तोड़ा जाए, पति को जेल भेजा जाए, या फिर मौजूदा हकीकत और परिवार की भलाई को प्राथमिकता दी जाए? ये क्लासिक कानून बनाम न्याय वाली दुविधा थी, लॉ वर्सेस जस्टिस। और यहीं पर आपने कहा, संविधान का एक खास अनुच्छेद काम आता है। जी हाँ, यहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, आर्टिकल 142 सामने आता है। ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक बहुत ही अनोखी और जबरदस्त शक्ति है। ये अनुच्छेद कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश दे सकता है। पूर्ण न्याय। हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी खास मामले में मौजूदा कानून या प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने से अन्याय होने का खतरा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उन नियमों से हटकर भी फैसला सुना सकता है, सिर्फ इसलिए ताकि न्याय हो सके। ये एक तरह की सेफ्टी वॉल्व व्यवस्था है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कानून की पेचीदगियों के बीच न्याय का गला ना घुट जाए। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी अनुच्छेद 142 का सहारा लिया। उन्होंने फिर से जस्टिस कार्डोजो की बात दोहराई कि कानून का असली मकसद समाज की भलाई और शांति है। जी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस मामले में कई चीजों के बीच संतुलन साधना था, जैसे कि न्याय करना, भविष्य में ऐसे अपराध रोकना, डिटरेंस, और अपराधी को सुधरने का मौका देना, रिहेबिलिटेशन। हाँ, ये तीनों बातें अहम थीं। यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही ध्यान खींचने वाली बात कही, जिसे फैसले में बहुत सावधानी से लिखा गया है। कोर्ट ने माना कि ये अपराध वासना, लास्ट से नहीं, बल्कि प्रेम, लव से उपजा था। अब पॉक्सो जैसे गंभीर कानून के संदर्भ में ये कहना कि अपराध का इरादा वासना नहीं, प्रेम था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और शायद विवादास्पद कदम भी है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये वाकई फैसले का सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा चर्चा करने लायक पहलू है। पॉक्सो जैसे कानून आमतौर पर इरादे, मतलब इंटेंट, के बजाय कृत्य यानी एक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, खासकर जब पीड़ित नाबालिग हो। कंसेंट मायने नहीं रखता। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की नजाकत को देखते हुए शायद मानवीय पहलू पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने ये भी देखा कि अगर अपीलकर्ता को जेल भेजा जाता है तो इसका सीधा असर न सिर्फ उसकी पत्नी, जो पहले पीड़ित थी, और उनके छोटे बच्चे पर पड़ेगा, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने शायद ये सोचा कि सजा देने से जो न्याय होगा, उससे कहीं ज्यादा अन्याय इस नए बने परिवार को तोड़ने से हो जाएगा। ये एक बहुत ही बारीक और मुश्किल संतुलन साधने जैसा था, बहुत ही मुश्किल। तो क्या कोर्ट ने सिर्फ ये कहकर सजा माफ कर दी कि ये प्रेम का मामला था? नहीं, इतना सीधा भी नहीं। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए सजा और दोष सिद्धि, कन्विक्शन, दोनों को रद्द कर दिया, क्वॉश कर दिया। दोनों को? सजा और दोष सिद्धि दोनों? हाँ, दोनों को। यह समझना जरूरी है कि यह एक असाधारण कदम था, एक्सेप्शनल। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून के हिसाब से ऐसे गंभीर अपराध में समझौता करके केस रद्द नहीं किया जा सकता। ये कानून है। लेकिन इस खास मामले की जो अनोखी परिस्थितियां थीं, उनको देखते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा गया। ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हटकर उठाया गया कदम था, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपनी विशेष शक्तियों के तहत कर सकता है। लेकिन ये राहत बिना शर्त नहीं मिली, है ना? कुछ शर्तें भी लगाएं? बिल्कुल नहीं, शर्त लगाई गई है। कोर्ट ने अपीलकर्ता पर एक बहुत सख्त शर्त लगाई है। उसे हिदायत दी गई है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा और जिंदगी भर उन्हें इज्जत और सम्मान के साथ रखेगा, उनकी पूरी देखभाल करेगा। अच्छा। और कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में वो अपनी इस जिम्मेदारी से मुकरता है
मतलब इसमें कोई चूक होती है और ये बात कोर्ट तक पहुंचती है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ये एक तरह से उस पर एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी डाल दी गई है आजीवन। और एक और जरूरी बात कोर्ट ने कही कि इस फैसले को नजीर यानी मिसाल, प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी था कहना? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई और व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसे ही गंभीर आरोप हों, वो इस केस का हवाला देकर ये नहीं कह सकता कि देखो उस केस में माफ कर दिया था तो मेरा केस भी रद्द कर दिया जाए। अच्छा, मतलब ये बस इसी केस के लिए है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इस मामले के अनोखे तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दिया गया है, यूनिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस फैसले का गलत इस्तेमाल ना हो और पॉक्सो जैसे जरूरी कानूनों का जो उद्देश्य है वो कमजोर ना पड़े। हर मामला अपने आप में अलग होता है और उसे उसकी मेरिट पर ही देखा जाएगा, केस टू केस बेसिस। तो कुल मिलाकर ये मामला एक रस्सा कशी जैसा था। एक तरफ कानून की कठोरता जो गंभीर अपराधों के लिए जरूरी भी है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक ऐसी मानवीय स्थिति जहां न्याय का मतलब शायद सजा देने से ज्यादा परिवार को बनाए रखने में था। हाँ, और नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्ति अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके एक रास्ता निकाला। उन्होंने गंभीर अपराधों के लिए दी गई सजा और दोष सिद्धि को रद्द करते हुए उस परिवार के भविष्य, पीड़ित अब पत्नी की इच्छाओं और सामाजिक हकीकत को ज्यादा वजन दिया। ये फैसला दिखाता है कि न्याय हमेशा सिर्फ काले और सफेद में नहीं होता, कभी कभी उसके कई शेड्स होते हैं, ग्रे एरियाज होते हैं। ये अहम फैसला देने वाले न्यायाधीश थे जस्टिस दीपंकर बत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी, और फैसला आया 28 अक्टूबर 2025 को। और जाते जाते एक सवाल जो ये फैसला हमारे मन में छोड़ जाता है सोचने के लिए। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अपराध प्रेम से उपजा था, वासना से नहीं। लेकिन क्या अदालतें या समाज वाकई में इन दो इरादों के बीच भरोसेमंद तरीके से फर्क कर सकती हैं? क्या ये मुमकिन है? मुश्किल सवाल है, खासकर नाबालिगों और पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानूनों से जुड़े मामलों में। कानून लागू करते समय इस तरह के व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव भेद करने में क्या चुनौतियां या खतरे हो सकते हैं? ये सवाल हमें कानून, नैतिकता और मानवीय रिश्तों की जटिलता पर और गहराई से सोचने को मजबूर करता है।